ही मैं मिट गई। वंदे मातरम, आप मिलाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बंधा देश सारा, धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। किसी ने पूछा आज का मुद्दा क्या है, मैंने कहा आज कोई मुद्दा ही नहीं है, आज मुद्दा विहीन है। तो क्या देश में सारी समस्याएं दूर हो गई? मैंने कहा नहीं, जनता से पूछना भी चाहिए कभी कभी कि जनता का क्या मुद्दा है। तो बोले आप ऐसे पत्रकार हैं, बेखबर पत्रकार। नहीं नहीं नहीं, बेखबर खबरदार पत्रकार। बोले बेखबर है तभी तो पूछ रहे हैं जनता का क्या मुद्दा। अरे जनता का मुद्दा, आपकी आंखें खुली होंगी तो खुद ही पता चलेगा कि जनता का मुद्दा क्या है। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछेंगे। कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से ही सर। जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं रेलवे से रिटायर हूँ सर। रेलवे से रिटायर हो गए, वाह क्या बात है। तो कितने साल हुए रिटायर हुए आपको? मेरे को 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए रिटायर हुए जी। लेकिन मैं एक मिनट सर एक छोटी सी बात कहना चाहता जी, हूँ। बिल्कुल साहब कहिए। मैं 10 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जी शाम को 6 बजे टीवी पे। हाँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया कि मैं आज आया, कि मैं अभी पीछे भी आया था, मैं उधर खड़ा था, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर। आज लॉटरी लग गई आपकी। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत कुछ है साहब मेरे पास, आपका दिया हुआ, देश का दिया हुआ, भारत देश का दिया हुआ, मेरे पास बहुत कुछ है। इतना मुतमईन आदमी, इतना संतुष्ट आदमी कहता मेरे पास दिया हुआ सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ढूंढो तब भी नहीं मिलता है, बहुत ढूंढो तब भी आदमी ऐसा नहीं मिलता है। हाँ जी, क्या मांगे हम किससे? प्रभु शिव भगवान से या भोलेनाथ? मांगे कि सारे लोग बढ़िया हो, सुख शांति से रहें, अच्छे से रहें और जो तकलीफें हैं वो खत्म हो। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? बिहार से आया हूँ। बिहार से? कहाँ बिहार में? गया से। वही एक जगह है जहाँ से मुक्ति मिलती है लोगों को। आप वहीं से आए हैं जी। रुकिए, अब आराम से, धैर्य से। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैकुल खान। मोहम्मद सैकुल खान साहब जी। कुछ तिलकुट वगैरह लाए हैं कि ऐसे ही आ गए? तिलकुट वगैरह लाए थे सर, रिश्तेदारों में बांट दिए। अनरसा भी लाए थे। अनरसा भी लाए थे, तिलकुट भी लाए थे। बड़ा मशहूर है, कभी गया जाना हो तो जरूर वहाँ का ये चीजें बहुत खूब प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का विष्णु पद चिन्ह है, वहीं से मोक्ष की प्राप्ति। जी, क्या बात है। सारी चीजों से परिचय। तो कुछ कहना चाहते हैं अभी शो में या बीच में कहेंगे? बीच में जरूर कहिएगा जनाब, आप तो आते ही रोज आते हैं। और आप कैसे हैं? क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है जी। मोहम्मद गुलशेर। मोहम्मद गुलशेर साहब, बहुत अच्छी बात। और आप जनाब आपका? जी रिजवान। रिजवान भाई, क्या बात है। आज तो बहुत बढ़िया चल रहा शो।
जबरदस्त शो है। और आपका नाम क्या है हुजूर? सर जोगिंदर नाम है मेरा। जोगिंदर, कहाँ से आना हुआ? फरीदाबाद सर। फरीदाबाद। फरीदाबाद वाले वेट करेंगे, पहले जनाबे आली से बात करूंगा। क्या नाम है साहब आपका? जी रिजवान। रिजवान भाई। रिजवान भाई क्या काम करते हैं आप? जी हमारा पेस्टिंग कार्ड का काम है। सॉरी थोड़ा इको कम करेंगे साहब, इको कम करेंगे जी। काहे का काम है? पेस्टिंग कार्ड का, पेपर का। पेपर का काम है। तो कुछ और भी काम है? शायर है। हाँ जी शायर। किसी ने कहा हिंदुस्तान के जितने शायर कवि हैं वो सब आपके प्रोग्राम में छांट छांट कर आते हैं, क्योंकि कहीं सुनाने का मौका ना लगे, लेकिन यहाँ तो जरूर सुन लेता हूँ मैं। जनाब मैं आया आपके पास, कहाँ से आना हुआ साहब? मैं यही हूँ, दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या नाम हो गया? नरेश बजाज। नरेश बजाज साहब। मैं सेकंड दीजिए। शायर की आत्मा यहीं अटकी रहती है। बात कहिए ना आप। मैं मुद्दा जरूर मैं आपसे जानूंगा। शायर की आत्मा यहीं अटकी होती है, अगर पूछा नहीं गया तो थोड़ी देर में तड़प तड़प के जान दे देगा। अंदर आओ शायर साहब, अंदर आ जाओ, फटाफट आ जाओ और नज्म अपनी सुनाओ, बगैर किसी बेहिचक होकर नज्म सुनाओ। क्या है देखूंगा शायर कैसे हैं आज आप। जी कहता हूँ कि आसमां नहीं चाहिए मुझे। आसमां नहीं चाहिए मुझे, जिसको चाहिए वो यहां से चुपचाप खड़े रहना जी। आसमां नहीं चाहिए। आसमां, आसमां सर। हाँ आसमां नहीं चाहिए मुझे, हाँ जमी पे ही रहने दो। जमीन पर ही रहने। आसमां नहीं चाहिए मुझे, जमी पे ही रहने दो। जर्मन, जापान, अमेरिका तुम जाओ, मुझे भारत में ही रहने दो। अरे जा कह रहे हुजूर, ये खड़े रहिए जी। आसमां नहीं चाहिए मुझे, जमी पे ही रहने दो। हाँ जर्मन, जापान, अमेरिका तुम जाओ, मुझे भारत में ही रहने दो। मत बांटो हमें धर्म के नाम पर चंद वोटों के लिए। मत बांटो मुझे, मत बांटो हमें हाँ धर्म के नाम पर चंद वोटों के लिए। हाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनकर भाई भाई रहने दो। क्या बात है। आसमां नहीं चाहिए मुझे, जमीन पे ही रहने दो। तो मोहब्बत के भी शेर कहते हैं कि बस यूं ही? जी आंखों से हो रही हैं दिल की बातें। आंखों से हो रही है। अब मेरे काम का शेर आया। मैं रुकिए, अरे रिटायर आदमी की मोहब्बत की बात हो रही है। अब मेरे काम का शेर आया। आंखों से हो रही है दिल की बातें, दिल की बातें, खामोश है ज़बां कह रही हैं आंखें। खामोश है ज़बां कह रही हैं आंखें। हाँ। दीवाना तेरा हो गया हूँ दीवाना, खामोश है ज़बां कह रही हैं आंखें। क्या बात है हुजूर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए जनाब अली। जी जनाब मैं आया बजाज साहब, आप कहिए जनाब। ये मैं आया तो कुछ और सोच के का, आपको देख के सब भूल गया। मुद्दा ये है कि समाज का मुद्दा है। सुबह से मैं देख रहा हूँ टीवी में पानी पानी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हाँ हाँ। और मैंने अभी आपकी बात सुन के मुझे अभी याद आया अकस्मात कि तो हमारे सेलिब्रिटीज के पास करोड़ों रुपया है, ऐसे टाइम पे समाज के लिए कोई आगे नहीं आता। अगर एक चुटकी भी दे देंगे ना वो, तो एक गरीब आदमी के लिए बहुत है वो। क्या बात है। बजाज साहब क्या काम करते हैं आप? मैं आजकल बस वही शायरी करता हूँ। आप भी शायर हैं? वैसे मैं समझ तो गया था बजाज साहब कि आप भी शायर हैं, वो इसलिए कि कुर्ते से अंदाजा लगा लिया था मैंने कि वो अंदाज आपका है और डायरी वाला। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले कि वो मुझे मारने के लिए दौड़े, मैं उनसे उनका तारुफ करा देता हूं। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रितु। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल बहुत दिनों बाद आज शो में आए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे भाई जो NGO का काम देखते हैं, अपने NGO का, लेकिन तमाम जगह घूमते रहे। आज मुझे बताया कि सफदरजंग सुबह थे, अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, और शाम को आप कहां पे थे? DTC ऑफिस। DTC ऑफिस थे, वो पेंशन वाले मसले पे थे। ये 1 महीने की पेंशन मिल गई है आज लोगों को। एक महीने की पेंशन मिल गई DTC वालों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप कमाल के आदमी हैं। लोगों ने कहा कि मुद्दा क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा कि एक तरफ बाढ़ का पानी है और कहीं पीने का पानी नहीं है। किसी ने कहा बाढ़ आई हुई है, कहीं लोगों ने कहा कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है। समस्याएं अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन मैं आज एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा। कल मैंने कैंसर पे जिक्र किया था कि तेजी से बढ़ रहा है, और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है उस पर हमको, आपको सबको सोचना पड़ेगा। ये मुद्दा हमसे आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। आज रात में एक खबर मिली, इसी
प्रोग्राम में एक शख्स आते थे, थैलेसीमिया पे बड़ा काम करा उन्होंने, थैलेसीमिया के बच्चों को लेकर यहां अक्सर शो में शरीक होते। रात उन्होंने शरीर छोड़ दिया इसी कैंसर की वजह से। बहुत काम किया उसने थैलेसीमिया को लेकर, बुलंदशहर से आते थे, यहां पे अक्सर आते थे शो में। लेकिन कल रात मुझे पता चला, बहुत कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन इसी कैंसर की वजह से उन्होंने शरीर छोड़ा। मैं नमन करता हूं अपने प्रोग्राम के माध्यम से, उनके परिवार को सांत्वना देना चाहता हूं और तमाम सारे लोगों से कहना चाहता हूं, इस पर सोचना शुरू करें, इस पर बात करना शुरू करें और सरकार की तरफ से इस पर बहुत क्लियर एक रुख सामने आना चाहिए और हमें सबको इस पर एक प्रेशर के तौर पे इस मुद्दे को लेकर जरूर बात करनी चाहिए। जी, राहुल गांधी का मौन व्रत है, बीजेपी का लोकसभा का प्रवास है, यानी वो लोकसभा की सीटें जिस पे पिछली बार वो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे थे, उसका मंथन किया और एमपी में विजय संकल्प को लेकर गृह मंत्री ने एक बैठक करी। तो इन तमाम मुद्दों के बीच में सबसे पहले मैं बीजेपी को खड़ा करना चाहता हूं एंड देन कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, आपने अभी बताया जिस तरह से थैलेसीमिया से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता, बिल्कुल हमारे एक भाई की मौत हो गई, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, तो मैं उन्हीं के लिए पहले हम सब लोग उनकी तरफ एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भाजपा की तरफ से। और शुरुआत करती हूं इस डिबेट की मोदी जी के कहे हुए कुछ पंक्तियों से। जी, उन्होंने कहा है, असफलता मेरे निकट तब तक नहीं आ सकती, असफलता मेरे निकट तब तक नहीं आ सकती जब तक सफलता प्राप्ति की ललक मेरे भीतर है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी मौन व्रत धारण है, कांग्रेस मौन व्रत धारण कर रही है, तो ये उनको मौन व्रत धारण उसी वक्त कर लेना चाहिए था। कुछ टाइम पहले तो उनकी जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी सदस्यता है वो नहीं जाती। अगर आप उस वक्त जो मोदी जी के ऊपर आपने, मोदी कम्युनिटी के ऊपर जो आपने अभद्र टिप्पणी करी है और आपके ऊपर 10 इसी तरीके के डिफेमेशन केस हैं जो कोर्ट मानती है, तो क्या आज कहना ये उचित होगा कि कांग्रेस जो है कोर्ट के अगेंस्ट मौन व्रत धारण कर रही है? राइट, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, देखिए, डिफेमेशन केस इस प्रकार का केस है कि आप जितने भी केस ढूंढ लीजिए, हाँ, किसी में 6 महीने से ज्यादा की सजा नहीं हुई है। और ये जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पर राहुल जी बोले हैं, इसमें उन्होंने वही बोला जो मोदी जी हमेशा स्टेज से बोलते हैं। अभी उनके प्रवक्ता जो है, अभी पीछे सोनिया जी के बारे में एक चैनल डिबेट में जो अपशब्द बोले, इसी प्रकार से मोदी जी ने खुद ही महिलाओं के बारे में बहुत अपशब्द बोले। अगर मोदी जी स्टेज से बोलते हैं कि कौन सी विधवा थी, तो क्या कांग्रेस कोर्ट में चली गई कि सभी विधवाओं का अपमान हो गया? या उन्होंने जब बोला कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी, तो क्या जो कांग्रेस है वो गई कि सभी लड़कियों का अपमान किया गया? जी जनाब सूर्या मैथिल। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कांग्रेस और राहुल गांधी जी जो मौन व्रत धारण करके बैठे हैं ना, वो ये कारण है क्योंकि इस देश के अंदर जब हर घर को इज्जत घर मिल गया, जब 81 करोड़ लोगों को लगातार राशन मिल रहा है, देश के अंदर 26 से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग या मैं कहूं एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं, दिल्ली से मुंबई की दूरी 24 की जगह 12 घंटे में अब पूरी होने जा रही है। देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई है। आज देश की सीमाओं पर टैंक पहुंच रहे हैं। इनके राज्य में क्या था? नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स, और आज डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर का मोटो लेके सूर्या मैथिल जी का एक कमाल तो ये है कि वो जब बोलते हैं तो लोगों को जो नींद आ रही होती है वो भी उठा देते हैं। ये तो इनका कमाल है, इसमें तो दो राय नहीं। जनाब, तो बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ये पहली सरकार है जिसके ऊपर एक भी करप्शन का चार्जेस नहीं है। इस देश के 135 करोड़ का भारतवासी एक साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं। और ये देखिए 136 झीलें बनाने वाली पार्टी के नेता यहाँ खड़े हैं, जो गली गली के अंदर झीलें बना दी है इन्होंने। भूषण शरण सिंह पे भी बोल रहे हैं, अरे मणिपुर में। अब बोल, चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, दिल्ली के जिलों पे बोलो, पहले दिल्ली के अंदर जो घुटने पानी है उस पर बात करो।
आराम नहीं, अब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अगर ये ब्रिजभूषण शरण सिंह पे 2 शब्द बोल देते, मणिपुर में बोल देते तो ज्यादा बेहतर होता। नंबर 1। नंबर 2, ये बात राहुल गांधी की नहीं है प्रतीक भाई, बात आज जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिमाकत करता है बोलने के, उनके खिलाफ इसी तरीके से प्रोपेगेंडा करके, इसी तरीके फाजिफ करके उसकी फदफ्ता खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है। अगर उनकी फदफ्ता नहीं खत्म होती तो उनको डरा करके, धमका करके, प्रताड़ित करके अपने पार्टी में शामिल करा करके कैबिनेट मंत्री से लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक बनाने कार्य करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। और ये विजय संकल्प की बात करें प्रतीक भाई, कोई विजय संकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की विदाई तय है आने वाले टाइम में। आ रहा एक आप पूछूंगा, आज पूछूंगा, याद है जी। कहाँ से आना हुआ? मेरठ से सर। क्या नाम साहब आपका? अश्विनी यादव। अश्विनी जी आगे आइए। क्या काम करते हैं यादव जी? आज तक मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। अच्छा, चैनल की गाड़ी चलाते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। बोलिए क्या कहना चाहता हूँ? ये जो कह रहे हैं भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2024 में इनकी बिल्कुल विदाई तय है। किनकी? मोदी जी की। मोदी जी की विदाई तय है 24 में? बिल्कुल तय है, 100% लिखवा लो कहीं तक भी। ठीक है 2024 में तय है जी। मैं आ रहा हूँ भैया जी, इतनी जल्दी क्या है जी? जनाब बजाज साहब। प्रतीक जी, हाँ। मैं कवि हूँ, आपको बताया मैंने। हाँ जी बजाज साहब, वेरी गुड। क्रिएट करता हूँ। हाँ। आज से आपको पता होगा, जो भी उम्र दराज लोग हैं, 25-30 साल पहले हम सिनेमा देखने जाते थे। भाई सुनो, अरे भाई सुनिए, अरे मैं आ रहा हूँ। हर आदमी को, भाई आपको दिक्कत, हर आदमी को बोलने का हक है, हर आदमी को कहने का हक है। आपका बारी इसके बाद जी। जनाब अपना खुद बनाता हूँ मुद्दा, भारतीय समाचार चित्र। आपको याद होगा प्रतीक त्रिवेदी साहब कि हम जब समाचार फिल्म देखने जाते थे 30 साल पहले, तो भारतीय समाचार चित्र जबरदस्ती भारत सरकार का देखना पड़ता था। उसमें प्रधानमंत्री को, उस समय के नेताओं को राजा महाराजा बताया जाता था। आज मोदी जी जमीन पे आ गए हैं, तो हम क्यों ना उनकी तारीफ करें। धन्यवाद। मैं रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ जी। सर ऐसा है, नाराज ना हुआ करो, बिल्कुल सर ऐसा है। नहीं ऐसा तो है, नाराज मत हुआ करो बस। राहुल गांधी जी जो अब मौन व्रत धारण कर रहे हैं, ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं समझी जब उन्होंने बोला सब मोदी चोर क्यों होते हैं। ये बात बोलने से पहले उनको 7 बार सोचना चाहिए था। ये अगर सोच लेते तो उनकी सदस्यता नहीं जाती और अब वो सुप्रीम कोर्ट से भी अयोग्य साबित होंगे। मेरी गारंटी है, आपको बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी अयोग्य साबित होंगे। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत कुमार। अच्छा, भारत कुमार जी, काम क्या करते हैं साहब आप? मैं व्यापार करता हूँ, गुवाहाटी आसाम के नजदीक में बरपेटा शहर है, वहाँ से आया हूँ। बरपेटा आपका ये शो देखने के लिए आया। बरपेटा असम से है। मैं आ रहा हूँ, रुको भाई, रुको आराम से, मैं आपके पास आऊंगा। जी प्रभात जी। सर्वप्रथम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। कल एक घटना घटित हुई जिसका जिक्र नहीं हो पा रहा। एक पत्रकार के साथ वही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दोबारा वही हरकत की। हाथ टूट जाता उस पत्रकार का। मैंने देखा जब वो दृश्य, मुझे लगा नहीं, तानाशाही अगर किसी को बोला जाता है तो इसी को बोला जाता है। मौन व्रत तो मोदी जी को धारण करना चाहिए था कि बेटियों पर अत्याचार करने वाला चोरे होकर घूम रहा है। बोल नहीं पाओगे इस बात पर। और रुको, अभी बाद में बोलना मैथिल जी, सब सुनूंगा कि साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए। साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए। कर्म अपने रब को भी मंजूर होना चाहिए। और सच को सच कहने की हिम्मत हो, नगर इतना नहीं, इंसान को मजबूर होना चाहिए। पहले जब भी बोलिएगा यहाँ हाथ रखिए, सांसों को कंट्रोल करिए और उसके बाद बोलना शुरू करिए। जी। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। जिन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, सैकड़ों सरकारों को बर्खास्त कर दिया, आज भी बिहार के अंदर कैसे लाठियां पीटी जा रही हैं। किसानों पे आवाज नहीं लगाई। दलित बेटी बीकानेर में बलात्कार हुआ, क्या कोई पहुंचा क्या? ये है इनकी दोहरी राजनीति। प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हुई है, कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल हुई है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले लोग केवल नौटंकी कर रहे हैं। 700 किसान जो शहीद हुए,
जवाब देश पूछेगा मैथिल जी। और जो पहलवान में ये यार और करप्शन की बात कर रहे हो ना, पीएम केयर फंड को एक बार अरे सुन तो लो, 9 साल से कुछ नहीं हुआ, पीएम केयर फंड को ये चिल्लाते रहेंगे। अरे एक मैं निवेदन कर, आप अरे रुकिए साहब, वैसे ही 4 लोग हल्ला मचा रहे हैं, आप भी हल्ला मचा रहे हैं। आराम से रुको, आराम से तशरीफ रखिए, सारे लोग बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, आराम से। मैं नहीं प्रभात जी, बैठिए बैठिए आराम से जी। अरे अब तुमने टोपी पहन ली, अभी तो तुम उधारे में, तो अब टोपी पहन ली है? तो भूल गए तो फिर क्या मतलब है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप भाई साहब किसान के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ कि वो तो अच्छा हुआ कि किसानों का जो लोड पे आ गए, वरना ये तो भूखा मार देते, हमें आटा हो जाता 500 रुपए किलो। भाई साहब और एक मिनट, एक सेकंड भाई साहब जवाब दे रहा हूँ। हीरो तुम हो किसान, एक मिनट, आप हो किसान। भाई साहब किसानों ने जान दी, अनाज को सींचा, रोड पे आए, इन्होंने क्या करा? क्या करा? इन्होंने अंबानी को बेच दिया सारा सामान। भाई साहब क्या हुआ? एक मिनट आराम से, आराम, एक मिनट भाई साहब से पूछ लो गेहूं कैसे पकाया जाता है। क्या नाम है? एक मिनट रुको भैया, एक नहीं आराम, मैं किसान का लड़का हूँ। एक मिनट आराम से। क्या हुआ? सफेदी पे थोड़ी कालिक आ जाएगी तो हुजूरे आली क्या हो जाएगा? क्या काम करते हैं बाबूजी? मैं किसान का लड़का हूँ। क्या नाम है? विजय शर्मा मेरा नाम है। बराबर। क्या काम करते हो बेटा? मैं किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने किसान के लिए काम किया, और देश के अंदर प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छा, वही हीरो है देश का, बहुत अच्छा, एक ही हीरो है देश में। आज तक एक हीरो देश ने दिया है, आज तक कोई भी ऐसा हीरो नहीं मिला। ये कांग्रेस वाले ने 70 साल से लुटाया। जी आराम से, आराम से। प्रभात मौलाना, पहले मौलाना जी, मौलाना आगे आओ। आपने कहा कि मुद्दा ही नहीं है जो शुरुआत आपने अरे हमारे पास तो पूछो ना, मेरे शब्दों पे तो, लहजे पे तो जाओ ना। इतने मुद्दे हैं कि गिनाते गिनाते मौलाना मैं ही बूढ़ा हो गया। बड़ा मुद्दा लाया हूँ। और ये मुद्दा भाजपा, कांग्रेस और आम, वो वाला मुद्दा ना बताना कि पाकिस्तान से 1 साल की आई महिला यहाँ पे और यहाँ पे, वो मुद्दा ना बताना। वही मुद्दा तो मीडिया ढूंढती है, लेकिन हम जो मुद्दा लाए हैं, मौलाना ने तंज किया है, गजब। मौलाना ने तंज किया कि वो मीडिया ढूंढ के लाती है कि पाकिस्तान से महिला आई, ग्रेटर नोएडा में शादी कर, रुको वहीं रहो, तो वो मीडिया ढूंढ के लाती है। मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मौलाना असली मुद्दा बताओ। असली मुद्दा, दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने 3 घोषणा पत्र में कहा था सारे कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दूंगा और कोई भी कर्मचारी कभी मोहताज नहीं होगा। अभी मैं आ रहा हूं आपके यहाँ से, खाना नहीं खाया हूं, पेट चेक कर सकते हैं। मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूं, 1 मिनट रुक जाएगा आपके लिए। पत्रकार हैं, डॉक्टर नहीं है वो, यहाँ पे वो नहीं करेंगे। सुन लीजिए, 10 बजे से खड़ा हूं। दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय में 4th ग्रेड से भी नीचे 5th ग्रेड वाले होंगे, NO बोलते हैं उनको। 585 लोग धरने पर बैठे हैं। कड़कड़डुम्बा में जो डॉक्टर हेडेगवार अस्पताल है उसके गेट पर अभी बैठे, वापस मैं वहीं जाऊंगा। जुर्म क्या है? 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। उनकी नौकरी क्या, पहले वो भी सुन लीजिएगा। नौकरी है डेली बेसिस पर, 98 डे पर रिव्यू होता है, यानी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हर 98 डेज पर उसको रिव्यू किया जाता। यानी कितना कच्चा है समझिए। 98 दिन पे नौकरी जा भी सकती है। तनख्वाह कितना वो भी जान लीजिए। तनख्वाह 15,000, 16,000, 17,000। अब केजरीवाल जी ये बताएं, वो सब दिल्ली के वासी हैं, वो कच्चे भी नहीं, उनको आइडेंटिटी भी नहीं है कि मैं स्वास्थ्य विभाग में हूं। और कच्चे, एक सेकंड, आप लोग घेरिएगा, आप लोग के लिए कह रहा हूं। सादे कागज पर दिहाड़ी लगाई जा रही है। कितना बड़ा चीज फ्रॉड हो रहा है इस दिल्ली में, सादे कागज पर दिहाड़ी। मौलाना आपने जो सवाल उठाया, आम आदमी पार्टी जवाब देगी, लेकिन जवाब मुझे वैसे मालूम है। इनका जवाब मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी जवाब लेने में जाऊंगा जरूर। जी जनाब बताइए, यही तो करना चाह रहे थे। प्रतीक भाई, ये हकीकत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कट्टर कार्यकर्ता एक उपराज्यपाल को उपराज्यपाल के पद पे बैठा करके दिल्ली में राजनीति कर रही है, शायद इनको पता नहीं है सर्विसेज दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आता।
11 मई को वो सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश लाया। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 8 दिनों के अंदर उस अध्यादेश को खत्म करने का कार्य किया। मेरा बस इतना कहना, अध्यादेश ला करके सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसको खत्म करने का प्रयास किया। मुझे मालूम आपके साथ है, हमें भी इस पत्र में लिखा है, घोषणा पत्र में लिखा है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का। जी जनाब, वेरी क्विक। देखिए प्रतीक जी, अभी ये सुप्रीम कोर्ट पे आ गए, बंगला बनाने के लिए इनको राज्यपाल की परमिशन नहीं चाहिए थी, शराब को गली गली में फैलाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए थी। चलिए मैं इस पे नहीं आ रहा, मैं सीमा हैदर पे आ रहा हूँ। मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। 2014 से पहले देश की सानिया मिर्जा शोएब कौन सा था वो, उसके पास चली गई थी। अब पाकिस्तान से सीमा हिंदुस्तान आ रही है, ये बदला है भारत। और मजे की बात, इनकी बात करूंगा मैं, सुन लीजिए। अरे भाई चिल्लाओ मत। देखिए हमको कह रहे नहीं चिल्लाओ, मतलब 100 लोग देख रहे हैं, ये हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। दिक्कत ये है, अरे सत्ता में हो प्रभु, इतना अहंकार नहीं। वक्त छोड़ दे ब्रेक का। ब्रेक के बाद वंदे मातरम। था कि वो खौफनाक लहरों के साथ बहता नजर आया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी, अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। साबरकांठा के ईडर इलाके में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे वहां वो आदमी पानी की तेज धार में फंस गया और काफी देर तक वो ताकतवर लहरों का सामना करता रहा। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो किनारे तक नहीं पहुंच सका। तभी अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लोग मदद के लिए उसके पास पहुंचे और सैलाब से खींचकर उसकी जान बचा ली। इस दौरान दोनों लोग भी खुद को बचाते दिखे। और उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन अलर्ट पर है। मुसीबत ये बारिश बन गई है। वहां से सामने आया एक वीडियो में अंडरपास में पानी भरा दिखाई दिया, जहां सवारियों से भरी एक बस फंस गई और फिर वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस बस में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। उस वीडियो में अंडरपास में भरे बारिश के पानी में वो बस आधी डूबी नजर आई। बताया गया कि रोडवेज की उस बस में करीब 50 लोग सवार थे। सवारियों का आरोप है कि अंडरपास में पानी भरा था और मना करने के बावजूद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, जिससे कि बस पानी में फंस गई। मना करने के बावजूद भी यानी ड्राइवर साहब नहीं माने और उन्होंने गाड़ी को पुल के अंदर डाल दिया है। वहाँ मौजूद लोगों ने सभी सवारियों को बाहर निकाला और फिर मशीनों की मदद से बस को बाहर निकालने में जुट गए। श्री आनंदपुर साहिब से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सतलुज नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों को बचाने के लिए कई गांव में नाव चलानी पड़ी और वहां गांव में इतना पानी भर गया कि प्रशासन को बचाव अभियान चलाना पड़ा, जिसमें एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि सतलुज नदी में आई बाढ़ में कई गांव डूबे दिखे। कई जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ दिखा, जिसमें लोग कमर तक डूबकर जाते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से खेतों में सैलाब आ गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद बचाव अभियान की टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा और सेना के जवान वहां पर फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में सेना के जवान कुछ बुजुर्गों को नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए नजर आए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सतलुज नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ आ गई। और भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। बरसात के साथ ही धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना भी इस खतरे के लिए जिम्मेदार है। दरअसल एनएचपीसी ने डैम के गेट खोल दिए, जिसके चलते नदी पूरे उफान पर है। डैम से आ रहे पानी के कारण नदी का बहाव भी काफी तेज हो गया है और नदी किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं किसानों की कई बीघा जमीन भी जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार मच गया। यमुना नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि किनारे बना एक मकान देखते ही देखते उसमें समा गया और सैलाब के साथ तिनके की तरह बह गया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब की तरह बहता यमुना नदी का पानी महज 9 सेकंड के भीतर मकान को बहा ले गया। गनीमत ये रही कि खतरे को देखते हुए इस मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हरियाणा के सोनीपत, करनाल, यमुनानगर और पानीपत जिले के कई गाँव में भयानक बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि करनाल जिले में तो कुछ गाँव में यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर का असर दिखने भी लगा। खेतों, सड़कों और गांव की गलियों में पानी भर गया। पुलिस टीम के साथ जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। और उधर पानीपत में भी यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई जगह से तटबंध टूट जाने के चलते 12 से ज्यादा गांव के ऊपर बाढ़ का खतरा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सनौली इलाके के कई गांवों में 30,000 एकड़ से ज्यादा फसल जलमग्न हो चुकी है। फसल भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कम से कम 10 गांवों की जमीन है जो एक खराब हो चुकी है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही है। हालात खराब होते देख मिलिट्री को भी पानीपत में बुला लिया गया है और एनडीआरएफ टीम को भी सूचना दे दी गई है।
हरियाणा के पंचकुला से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश के बीच एक दूल्हा छाता लेकर नदी पार करता हुआ दिखाई दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दूल्हा सैलाब पार करता दिखा। जो वीडियो सामने आया उसमें भारी बारिश के बीच वो दूल्हा हाथ में छाता लेकर घुटने तक भरे पानी को पार करता नजर आया। इस दौरान उसके पीछे एक लड़का भी नजर आया जो उसके साथ मटमैले पानी से गुजरता नजर आया। हालांकि जैसे ही पानी कम हुआ वो दूल्हा और लड़का वहां रुक गए। इसके बाद वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से खूब वायरल हुआ। पिछले कई दिनों से पंचकुला में लगातार हो रही बारिश से वहां की हालात बिगड़ गए। हरियाणा के अंबाला से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अंबाला की मिलिट्री अस्पताल बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आया। वीडियो को देख ऐसा लगा मानो अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया हो और अस्पताल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहां से जो एक वीडियो सामने आया उसमें मिलिट्री अस्पताल बाढ़ के पानी में डूबा दिखा। उसकी सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और वो दरिया बन गई। अस्पताल के मेन गेट से लेकर अंदर तक सभी विभाग सैलाब में डूबे दिखाई दिए। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो अस्पताल में कोई नदी बह रही हो। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक कई विभागों में पानी भरने से करोड़ों रुपए की मशीनें खराब हो गई। अंबाला से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश की वजह से नदी का पानी हाईवे पर पहुंच गया और उसके तेज बहाव में आकर एक बस पलट गई, जिसके बाद उसमें सवार कई यात्रियों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि नदी का पानी हाईवे पर लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में हर गुजरते पल के साथ बस में सवार यात्रियों के बहने का खतरा बढ़ गया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंच गई और उसके बाद रेस्क्यू टीम ने बस को एक रस्सी से बांध दिया ताकि बस पानी के बहाव के साथ न बहे। इसके बाद बस में मौजूद यात्री उसके ऊपर चढ़ गए। फिर प्रशासन की टीम ने जमीन खोदने वाली मशीन के सहारे एक एक कर सभी 27 यात्रियों को बचा लिया। हमने उनको रेस्क्यू किया, सभी को निकाला, सभी सुरक्षित है। इस घटना के बाद प्रशासन ने हाईवे को बंद कर दिया ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। और वहीं उत्तराखंड में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सोलनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे कि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नदी से सटे गांव और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की प्रशासन अपील कर रहा है। वहीं कई लोगों के घरों में भी पानी भर गया, जिससे जहरीले जीवों का लोगों को डर सता रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। प्रभावित इलाके का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। लोगों से नदी के नजदीक नहीं जाने की अपील की जा रही है। बारिश के बाद हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के घर के आसपास भी कमर तक पानी भर गया। उस इलाके में हालात इस कदर खराब हो गए कि पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले सभी लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई, क्योंकि इस इलाके में जहां हरियाणा के गृह मंत्री का घर है, कमर तक बारिश का पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा है कि गृह मंत्री अनिल विज के घर का आंगन और वहां रखी हर चीज पानी में डूबी नजर आई। ये गृह मंत्री अनिल विज का घर है, जो किस तरीके से पूरी तरह से डूब चुका है। हरियाणा के उस इलाके में कई फीट पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से लोग अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ घर की छत पर रहने को मजबूर हो गए। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि पानी के मोटर वाले हिस्से में पानी भरने से घरों में पीने का पानी भी नहीं आ रहा। जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोग कई दिन से भरे उस गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखे। हरियाणा के अंबाला में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा शहर डूबने की कगार पर आ गया और वहां पर पिछले कई घंटों से हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गईं। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। वहां से आई एक तस्वीर में कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, अंबाला में बहने वाली मारकंडा नदी भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान तक पहुंच गई, जिससे इसके आसपास के इलाकों पर बाढ़ में डूबने का खतरा मंडराने लगा। जहां मेरे आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर पानी का लेवल जो है वो किस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वहां हो रही भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी वजह से लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। ऐसे में घरों में मौजूद लोगों को डूबने का डर सताने लगा, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दे दिए। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। करीब 45 साल बाद दिल्ली में दिखा यमुना का सबसे रौद्र रूप। 1978 के बाद सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंची यमुना। लोगों को प्रभावित इलाकों से निकलने की सीएम केजरीवाल से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखी चिट्ठी। भारी बारिश के अलर्ट से हिमाचल और उत्तराखंड में फिर दहशत। लगातार बारिश ने दोनों राज्यों में मचाई तबाही। पंजाब में भी बारिश से हाहाकार। राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम को किया संबोधित। नाबार्ड को बताया ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। फंती नदी का पानी हदों को तोड़कर और अपने किनारों को छोड़कर तबाही और बर्बादी मचाने सड़कों पर निकल पड़ा।
क्या सड़कें, क्या खेत खलिहान और क्या रिहायशी इलाके, हर जगह बिजली की रफ्तार से बहते पानी का रौद्र रूप दिखाई दिया। हालात तब बेकाबू हो गए जब वहां की कौशल्या नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि चंडीगढ़ नेशनल हाईवे उसके तेज बहाव में पूरी तरह धंस गया और उसमें कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। सड़क पर पड़ी दरारें अपनी आप बीती खुद बयां करती दिखी। कौशल्या नदी ने अपना कहर ढाया है और उस नदी पर बना पुल टूट गया। हाईवे के किनारे लगे पेड़ जड़ से उखड़ गए। हालांकि प्रशासन जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से मरम्मत के काम में जुट गया। भारी बारिश ने चंडीगढ़ की तस्वीर बिगाड़ दी। लगातार कई घंटों तक आसमान से पानी बरसने से वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और एक दिन पहले हुई जोरदार बारिश के बाद वहां पर हाहाकार मच गया, जिसका असर अगले दिन तक दिखाई दिया और लोग पानी में फंसी अपनी गाड़ियों को धक्का देकर उन्हें ऊंची जगहों पर पहुंचाने में जुटे रहे। मूसलाधार बारिश के रुकने के बावजूद चंडीगढ़ के कई इलाकों में हालात जस के तस बने रहे। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक पॉश सोसाइटी बाढ़ में गिर गई। वहां बारिश के पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। थोड़ा पानी जरूर कम हुआ लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। इस पॉश सोसाइटी में ज्यादातर गाड़ियां पानी में डूब गई। कुछ मोटरसाइकिलें तो पानी भरने की वजह से जमीन पर गिर गई। जरूरी होने पर ही कुछ लोग बाहर निकले, लेकिन उन्हें पानी में बेहद संभल कर चलना पड़ा। इधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से गिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जहां पर 5 लोग फंस गए हैं, जिनका हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया और वहां फंसे सभी लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि सिरमौर का पावटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां बहने वाली गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां 5 मजदूर फंस गए, जो पिछले 4 दिन से फंसे हुए थे। जानकारी मिलने के बाद सेना की एक टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा गया, जिन्होंने वहां फंसे सभी 5 मजदूरों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला। पंजाब के पटियाला में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके आसपास बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए जवानों को तैनात किया, जिन्होंने बोट की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया। जबकि कुछ लोग अपने सामान के साथ ट्रैक्टर की मदद से शिफ्ट किए गए, क्योंकि पटियाला के निचले इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल हाथ से धक्का लगाकर ले जाते दिखे, जो पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई दिखी। बताया गया कि पटियाला में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नदी के आसपास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को अस्थायी कैंप में शिफ्ट कराया। भारी बारिश और बाढ़ से पंजाब का पटियाला शहर बेहाल हो गया। बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों के लिए हर दिन हर पल चुनौती से भर गया, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पूरा शहर पानी में डूब गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, इसमें हर तरफ पानी का कब्जा दिखा। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का अपने ही घरों में रहना मुश्किल हो गया। पानी इतना ज्यादा था कि सेना के जवानों के लिए भी रेस्क्यू करना चुनौती बन गया। शहर के लोग सड़कों पे हैं या फिर अपने घरों में है, पानी में फंसे हुए। यहाँ तक कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी और खाने के पैकेट पहुँचाने के लिए भी रेस्क्यू टीम को कमर तक पानी में डूबकर जाना पड़ा। निचले इलाकों में 6 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां के लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इसीलिए वहां से लोगों का रेस्क्यू करने के लिए ट्रैक्टर एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार चक्कर काटता दिखा, ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। उधर बिहार की राजधानी पटना में बारिश की वजह से गंगा उफान पर है। लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को भरकर नदी पार कराई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक नाव में कई लोग सवार दिखाई दिए। लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि उसी नाव में कई मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी दिखी। बताया गया कि गंगा नदी पर बना अस्थायी पुल मानसून के वक्त बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद इसी तरह नाव के सहारे लोग नदी पार करते हैं। 6 महीना बाद नाव से डाउन मारते हैं। एक तरफ नदी उफान पर है तो वहीं लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। वहाँ से सामने आए एक वीडियो में कई और नाव भी दिखी, जिसमें क्षमता से ज्यादा लोग बैठे नजर आए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और वहां पर पहले ही कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। और अब मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी कि मध्य प्रदेश को जल्दी इस बारिश से राहत भी नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के विदिशा, राजगढ़, खंडवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी, जिसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश को अभी आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली। वहां पहले से ही कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा राज्य की तमाम नदियां उफान पर हैं। गुजरात के साबरकांठा में जबरदस्त बारिश और भीषण बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है, जिससे नदियों में उफान आ गया। और इसी बीच वहां से दिल दिला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पानी के तेज धार में एक आदमी फंसा नजर आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी उफनती हुई नदी में फंसा दिखाई दिया। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खौफनाक लहरों के साथ बहता नजर आया।
लेकिन उसने भी हार नहीं मानी, अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। साबरकांठा के ईडर इलाके में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे वहां वो आदमी पानी की तेज धार में फंस गया और काफी देर तक वो ताकतवर लहरों का सामना करता रहा, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो किनारे तक नहीं पहुंच सका। तभी अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लोग मदद के लिए उसके पास पहुंचे और सैलाब से खींचकर उसकी जान बचा ली। इस दौरान दोनों लोग भी खुद को बचाते दिखे। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन अलर्ट पर है। मुसीबत ये बारिश बन गई है। वहां से सामने आया एक वीडियो में अंडरपास में पानी भरा दिखाई दिया, जहां सवारियों से भरी एक बस फंस गई और फिर वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस बस में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। उस वीडियो में अंडरपास में भरे बारिश के पानी में वो बस आधी डूबी नजर आई। बताया गया कि रोडवेज की उस बस में करीब 50 लोग सवार थे। सवारियों का आरोप है कि अंडरपास में पानी भरा था और मना करने के बावजूद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, जिससे कि बस पानी में फंस गई। मना करने के बावजूद भी यानी ड्राइवर साहब नहीं माने और उन्होंने गाड़ी को पुल के अंदर डाल दिया है। वहाँ मौजूद लोगों ने सभी सवारियों को बाहर निकाला और फिर मशीनों की मदद से बस को बाहर निकालने में जुट गए। श्री आनंदपुर साहिब से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सतलुज नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों को बचाने के लिए कई गांवों में नाव चलानी पड़ी और वहां गांव में इतना पानी भर गया कि प्रशासन को बचाव अभियान चलाना पड़ा, जिसमें एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि सतलुज नदी में आई बाढ़ में कई गांव डूबे दिखे। कई जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ दिखा, जिसमें लोग कमर तक डूबकर जाते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से खेतों में सैलाब आ गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद बचाव अभियान की टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा और सेना के जवान वहां पर फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में सेना के जवान कुछ बुजुर्गों को नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए नजर आए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सतलुज नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ आ गई। और भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। बरसात के साथ ही धौली गंगा जल विद्युत परियोजना भी इस खतरे के लिए जिम्मेदार है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर सुनने के बाद आत्मा ही नहीं पूरा मन तन धन सब तृप्त हो जाता है, फिर लगता है कि कुछ अब बचा नहीं। हाँ जी, सही कह रहा हूं मैं। कहाँ से आना हुआ आपका? अरे वाह वाह वाह, आजमगढ़ वाले ना मिले तो काम बनता नहीं है। कैसे आना हुआ इधर? बिजनेस के सिलसिले। बहुत करे ऊपर वाला, तरक्की हो, खूब बिजनेस आपका बढ़िया चले।
क्या नाम है साहब आपका? रजनीश राय। रजनीश जी, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ राय है आपकी? हाँ जी बिल्कुल। बताएं साहब। मैं बीजेपी के नेताओं से बस ये पूछना चाहता हूँ कि ये धरती पर कुछ करते भी हैं कि बस मंच पे बैठ के बयानबाजी सवाल करेंगे, मैं पूरा जवाब भी दूंगा इनके सवालों का। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। जितने भी सवाल होंगे दिल्ली से लेके पूरे भारत तक के सारे के मैं जवाब भी दूंगा। आराम से। मैं देखो एक बात सुनो, मैं तुमसे जवाब तुम्हारी भी बात ले सकता हूँ, ले लूंगा, लेकिन तुम एक बार बोल चुके हो। नहीं ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन किसी को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। पूरा जी। नहीं जनाब, कहाँ से आना हुआ? रुद्रपुर में कैसी बारिश चल रही है? बारिश तो भयंकर हो रही है, जो भयंकर हो रही है। रोड सब ठीक है? उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री 24 घंटे लगे हुए हैं और वहां का आपदा प्रबंधन कार्यक्रम भी 24 घंटे ही मुस्तैद है अपनी अपनी ड्यूटी पर। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले का रेलवे स्टेशन देख लो 9 साल पहले के, और आज के रेलवे स्टेशन देख लो, हम चेहरा देख सकते हैं प्लेटफार्म में, इतने साफ सुथरे आपको मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मुझे कहते हैं अतुल जोशी। एक घर में शीशे से तो है ना? जी जी। हाँ मैंने कहा कि पता चला शीशे है। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम निकेश कुमार। भाई आ रहे हैं, देखो आराम से आराम से। सारे लोग अपनी जेब, अपना मोबाइल, अपना पर्स, सारा लोग ध्यान रखेंगे प्लीज, सारे लोग जी। हाँ भैया क्या नाम है? सर मेरा नाम निकेश कुमार है, मैं बिहार से। बिहार से जी, बोलिए। सर भैया एक बोले कि बीजेपी मतलब कि कोई काम भी करती है या सिर्फ बयान देती है? सिर्फ बयान देती है। सर भगवान सब किसी को मुंह दिए हैं, कुछ भी किसी को बोल ले, लेकिन रियल में है बीजेपी एकदम प्लेटफॉर्म पे आके, धरती पे आके काम कर रही है एकदम पूरा। आप देश दुनिया देख लीजिए, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, अगर कहीं से किसी को देश से कोई जनता फंसा है, कोई यहाँ का भारत का एक बच्चा भी फंसा है, बीजेपी अपना खून पसीना लगा देती है उसको निकालने में। ये जो है आप कहीं भी देख लीजिए। मानकर चलिए कि इंडिया का बात करूं तो इंडिया में शौचालय में एक गांव से बिलोंग करता हूं सर। अब भाई रुको, भाई सुनने दो, मैं आ रहा हूँ, किसान नेताओं के पास भी आ रहा हूँ। भाई सुना भाई, ऐसा नहीं। क्या बात करते हो? इससे पहले 3 महीने तक रहा था। जी जी जनाब। मैं ये अरे रुकिए साहब, अरे भाई मूछ वाले भैया, भाई मूछ वाले भैया आराम से। जी जी। मैं प्रदीप जी पिछले 43 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। 43 साल से? 43 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, आपको ये बता दूँ। हाय तभी तो आप असली पत्रकार भी हैं आप। जी बोलिए। पत्रकार नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे राजनीति का थोड़ा बहुत ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान भी है, धार्मिक भी है। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार किसान और मजदूर को कुछ देना नहीं चाहती, क्यों? फिर वो राज भी किस पे करेगी? नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के परिवार भक्त जो है ना, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं। यदि पार्टी 2 ही होनी चाहिए देश में, यदि कांग्रेस खत्म हो जाए तो देश का आम नागरिक खत्म है ये मानो। लेकिन इनकी जो सेटअप है, यदि इसी हिसाब से चलते रहेंगे ना, मैं कहूंगा कांग्रेस माइनस में चली जाएगी। क्यों? कि जो पार्टियों जिससे गठबंधन करते हैं ना, वो इनको खत्म करती है। अब इनको ये समझ में क्यों नहीं आ रही, इतने बड़े पद पे बैठे हुए मुझे समझ से बाहर आ रही है। हाँ तो इनको मतलब जहां भी चुनाव लड़ना चाहिए अपना स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, यदि माइनस में चल जाए फिर रिवाइज हो जाएगा। सर एक किसान माइनस में चला जाता है, वो प्लस में नहीं आता है। आ जाता है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि मोदी जी से लड़ना है तो गठबंधन बनाना है, अब अकेले से तो लड़ना नहीं। जी मैं आबिद कर जी। शायरी से शुरुआत हुई थी, 4 पंक्तियां समझ में आ जाएगी कि वंश के नाम की खुमारी अब रही नहीं, वंश के नाम की खुमारी अब रही नहीं, गठबंधन की लाचारी अब रही नहीं, और मुफ्त के चक्कर में हम छोड़ दे पूर्ण बहुमत वाले मोदी को, अब इतनी बेगारी रही नहीं। और सर मौन व्रत आज कर रहे हैं कांग्रेसी, खाली यहाँ बोल भी रहे हैं। आप पूरी पार्टी को मौन मत कराओ, बस जड़ को मौन करा दो। एक जिसके कारण पूरी पार्टी आज मौन हो रही है, उनको मौन करा दो, पूरी पार्टी फिर से लहला। जी। देखिए, इनसे बेरोजगारी पर बात करोगे तो मौन धारण कर लेंगे, इनसे गरीबी पर बात करोगे तो मौन धारण कर लेंगे, इनसे पूछोगे कि बेटियों को क्यों कुचला जा रहा है बूटों तले तो मौन धारण कर लेंगे,
पूछोगे कि भाई से भाई को क्यों लड़वाया जा रहा है तो मौन धारण कर लेंगे। जी मुझे ये वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी जो अमेठी से बर्खास्त, ये वो लोग बोल रहे हैं जो राहुल गांधी कहीं पर दिख नहीं रहे। ये वो पार्टी जो नेशनल पार्टी अपने आप को कहती थी, आज तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बनकर घूम रही है। तभी तो सोनिया गांधी को डिनर प्लान करना पड़ रहा है आजकल। जुलाई 18 तो पता है ना सबको, राहुल गांधी जी की सोनिया गांधी मदर वो बुला रही है सबको, आओ पार्टी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं, कोई पार्टी उनके साथ साथ देना नहीं चाहती। टीएमसी को देख लो, वो कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे करना नहीं, तुम्हारे साथ मैं कहीं आना नहीं चाहती। प्रतीक जी यादव कहते हैं मुझे छोड़ दो, बिहार का लालू प्रसाद कहते हैं जी हमें छोड़ दो। आप पता तो लगा लीजिए कौन किसके साथ खड़े हैं। मोदी जी के इतना आत्मविश्वास हिल गया है केवल एक नाम से, नाम तो आपने सुना ही होगा, राहुल गांधी। इतने ज्यादा हिल गई बीजेपी, इतनी ज्यादा डर गई कि उस एक व्यक्ति की संसद सदस्यता को बर्खास्त करना पड़ा ताकि वो क्या कह रहे थे? अगर राहुल गांधी चिल्लाएगा तो कग्गा भी नहीं उड़ेगा। बेकार वाली बातें कर। मुझे तो तुम ही लग रहे हो पेड़ पे चढ़े हुए। उधर नीचे, इधर कोई हाथ उठा रहा था। हाँ बेटा, कहाँ से आना हुआ? जी गाजियाबाद से आया हूँ। बगल से ही हो। क्या काम करते हो? कुछ नहीं सर, अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? क्या स्टडी कर रहे हो? आ रहा हूँ साहब। हाँ जी, एमएससी कंप्लीट किया है। एमएससी कर लिया? एमएससी काहे पे किया? बायोकेमिस्ट्री। अरे तो तुम्हें जॉब तो तुम्हें मिलेगी, सबसे ज्यादा डिमांड है उसी चीज में। तो सब पता तो कर रहे हो ना कि नौकरी कैसे करनी है। ठीक है, ज्यादा शो में मत आया करो यहाँ पे। हाँ कभी कभार 1 ही 2 बार आओ, बस ज्यादा नहीं है। देखो जो 70 साल के जो रिटायर हो गए उन्हीं को आने दो यहाँ पे, जो 10 साल है। और तुम मत आओ यहाँ पे। नौजवान आदमियों को काम धंधा करो और शो में आने की जरूरत नहीं है। बोलने की आदत नहीं सीखनी है, काम करने की आदत सीखनी है। ठीक है, क्या बोल रहे थे अभी? बोलो। सर एक महान दार्शनिक थे अरस्तु। हाँ अरिस्टोटल, बोलो। उन्होंने कहा था कि जब देश की जनता आपकी नीतियों के विरुद्ध जाने लगे और उस पर सवाल पैदा करने लगे तो देश के राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा को धर्म में डाल दे, जिससे वो राजा का विरोध नहीं करेगी और उसकी नीतियों पर सवाल नहीं करेगी। तो आज वही हो रहा है। वैसे ये बात सच ये है कि एमएससी के बाद जो आगे पीएचडी हो, पीएचडी के बाद भी अगर कोई कुछ करना चाहे तो वो दर्शन में पहुंच जाता है। और सारी विद्याओं का जो मदर है वो दर्शन ही है। और आपने दर्शन के माध्यम से बात अपनी पूरी कह दी और मन की बात कही है आपने। मैं समझ गया पूरी बात। जी मैं आ रहा हूं। मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस। अब इसके बाद जी सबसे पहले वंशवाद की बात करी। एरिस्टोटल ने ही एक बात बोली थी। एरिस्टोटल का नाम आप भी बोले, प्रभात जी बोले, एरिस्टोटल ही बोले। बड़े लोग थे ना, कोट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल की क्या जरूरत? व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। और आप ये ना कहना कि ना रुक, आइए वंशवाद की बात कर रहे हो। जो हमारे पास थे उनको भी ले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे पास थे ना उनको भी ले गए। ये वंशवाद की बात कर रहे हैं। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणा, अरे सबको ले गए प्रभु। अब एक चीज बची है आपके पास में, एक चीज बची है। वंशवाद की बात तो कम से कम आप मत करो। राहुल गांधी की बात करोगे, राहुल गांधी खेतों में धान रोपना सीख गया है, आपको पुदीने रुपा देगा। मोदी जी को सीखना पड़ेगा राहुल जी से। जब धान रोपा ना राहुल गांधी ने, जब देश मापा, धान रोपा, मोदी जी की हालत खराब हो रही है, रो रहे हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। बोले राहुल जी ने धान रोपना सीख लिया है। मजा आ रहा है आपको? हैं? कौन से 2 सेकंड दीजिए। कौन से महीने में रोपाई होती है? यही महीना है। कौन सा महीना? यही सावन से पहले यही जी मालूम है, सावन के महीने में रोपाई होती है। प्रतीक जी देखिए, वो इन्होंने टोटल किसका नाम लिया मुझे नहीं पता, क्या बोला, लेकिन मैं तो अपने भारतीय संस्कृति के समृद्ध चाणक्य की एक लाइन कोट करूंगा और हटाएंगे नहीं आप। विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। बात खत्म। और दूसरी चीज, जब प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे थे तब कुछ नहीं था क्या? जब प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे थे तब कुछ नहीं था क्या? ये शब्द बोल रहे हैं। मैंने तो राहुल गांधी
माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने केवल किया है और किसी का नाम नहीं लिया है, बात खत्म हो जाती है। प्रतीक जी, कैसे लाते हो आप इस आदमी को? किसान भैया का इसमें आप भाषा का मर्यादा देखो। एक महिला का अपमान कैसे कर रहा है वो आदमी? बारंबार सोनिया गांधी जी का अपमान किया गया, भाजपाइयों के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा। सोनिया गांधी वो इंसान है जिसने अपनी पति की शहादत दी, 3 बार प्रधानमंत्री पद ठुकराया। वो विदेशी महिला जो भारत के लिए जान देने को तैयार है, और ये लोग जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, हमारे ये भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है। वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, वो एक चुने हुए प्रतिनिधि है, देश के जनता का अपमान है। आज हिंदुस्तान के अंदर मुद्दे क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक वर्ग के लिए काम किया हो तो इनके पास जवाब नहीं है, वो बता नहीं सकते। नंबर 1, ये इनको चुप कराइए, ऐसे आज किसी के बाद डिबेट नहीं हो सकता, इनको चुप कराइए। हर वर्ग परेशान है, हिंदुस्तान अपने आज नाजुक दौर से गुजर रहा है। प्रतीक भाई, लोगों के घर में रोटियां नहीं बन रही हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आज महिलाएं महंगाई से परेशान है, लोग खाना नहीं खा पा रहे। अब भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरीके से मर्यादा को यूज करेंगे, मौका मिलना चाहिए। और सुनना, मैं सुनने क्षमता हो तो सुनना। ये चाल चरित्र चल रहा है। सबसे पहले पहले तो आप अपने शब्दों को वापस ले लो। मैथिल भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने गलत बोला है। और दूसरी बात, चाणक्य की नशा बोला है ना, चाणक्य बोला ना, चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की जनता भिखारी होगी। हमें चाणक्य मत समझाना, मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है। दे दूंगा। देखिए कांग्रेस कितना फू फू करके जल रही है। अरे जनेयूधारी तो वो है, मानते क्यों नहीं? वो जनेयूधारी है। जब उनका मन करता है इलेक्शन से पहले वो टीका लगा लेंगे, इलेक्शन से पहले जनेयूधारी हो जाएंगे, शिव जी की माला पहन लेंगे, और अचानक कांग्रेस के इलेक्शन के अभी भाई साहब प्रभात जी बात कर रहे थे वंशवाद के ऊपर। 15 पार्टी नहीं 15 खानदान मिले थे पटना में, उनके ऊपर मेरी 4 लाइन है। वंशवाद के डंक को भैया समझ गए तो अच्छा है, वंशवाद के डंक को भैया समझ गए तो अच्छा है। पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। वंशवाद से कोई पार्टी अगर मुक्त हो तो उस पार्टी का नाम सार्वजनिक कर दिया जाए। भारत में तो कोई ऐसी पार्टी है नहीं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, चाहे वो स्टालिन साहब को उठा लेंगे या तेलंगाना वाले को उठा लेंगे, और जहां हिमाचल तक चले जाइएगा, अनुराग ठाकुर जी भी वंशवाद के उपज है। कोई पार्टी मुक्त नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं। लेकिन एक प्रमुख बात है, जब गठबंधन की बात आती है तो 89 के गठबंधन को क्यों भूल जाते हैं आप, जहां 2 धड़े के लोग, कम्युनिस्ट, वामपंथी, आग और पानी, भाजपा और कम्युनिस्ट का गठबंधन हुआ था कांग्रेस को हराने के लिए। आज क्यों नहीं भाजपा को हराने के लिए गठबंधन हो सकता है? जी। और मेरे आजमगढ़ के भाई के लिए उनको बता दूं, वहाँ आजमगढ़ में मर्दवा बोलते हैं, तो मेरा मर्दवा सुन लो, सरयू नहर परियोजना 50 साल से पूरी नहीं हुई थी, वहाँ मोदी जी ने पूरी कराई। पूर्वांचल एक्सप्रेस में मोदी जी ने बनवाया है, पूर्वांचल को पूरा का पूरा विकास में मोदी जी ने करवाया है। ये भाई साहब के ये बात एरिस्टोटल से शुरू हुई थी। एरिस्टोटल को 2 बार कोट किया, एक बार उन्होंने चाणक्य को कोट किया, और चाणक्य के समय में वो घटना है, लेकिन इसीलिए बच गए, इसीलिए तुम बच गए आज, इसीलिए बच गए जी।
जल्दी बोलो। भारतीय संस्कृति में पति के पीछे पत्नी की मतलब जान जाती है। हाँ। अगर भारतीय संस्कृति को स्वीकार करते हैं तो जो सोनिया गांधी जी जो अगर आई है देश की महिला में किसी पार्टी से, क्योंकि नेताओं की कोई पार्टी नहीं तो जनता की पार्टी क्यों बने? जल्दी तो मुद्दे पे, ठीक है ना। अब इनको ये मतलब सोनिया गांधी जी को मतलब कम से कम अगर वो राजीव गांधी के साथ शादी करके आई है तो उसका सम्मान होना चाहिए भारतीय संस्कृति के अनुसार। अगर ये संस्कृति को मानते हैं तो। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी जनता है बोलने दो। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, सोनिया गांधी जी बाल्यकाल में मतलब विधवा हुई थी, बाल्यकाल मतलब युवा अवस्था में विधवा हुई थी। ऐसी स्थिति में उसने कैसे पकड़ा, अगर वो गलत होती तो कभी की विदेश चली जाती। एक मिनट सभी आराम से नहीं, आराम से। हिंदी बोली बात तो इससे क्या हुआ? जी जी, ये इनसे ये पूछो ईडी जो मेन पोस्ट है और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की या नहीं की?